नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम स्टडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में 12th क्लास फिजिक्स का दोस्तों हम मॉडल पेपर करने वाले हैं। जिस तरह से दोस्तों आपके बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है उसी पैटर्न पर आधारित हम आज के इस वीडियो में आपको दोस्तों 40 प्रश्न हम बताने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है। और यह 40 प्रश्न दोस्तों काफ़ी सिलेक्टेड प्रश्न है दोस्तों। हम आपको क्वेश्चन बैंक से मॉडल पेपर से सिलेक्ट करके लाए हैं दोस्तों, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। और इस 40 प्रश्न में से दोस्तों आपके बोर्ड परीक्षा में 10 से 15 प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में रहना ही रहना है, ठीक है। इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो का एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करिएगा दोस्तों, क्योंकि सभी आपके लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। दोस्तों सभी प्रश्नों को काफ़ी शानदार तरह से बताया गया है ताकि आप उसे एक बार में समझकर याद कर सके, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज का यह शानदार वीडियो शुरू करते हैं। आप इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहेगा दोस्तों, क्योंकि यह आपके लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों लास्ट में आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। तो दोस्तों प्रस्तुत है आपके सामने पहला प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। ए ऑप्शन दे रहा है कांच, बी में दे रहा है पानी, और सी में दे रहा है वायु, और डी में दे रहा है हीरा। तो दोस्तों सभी का अपवर्तनांक आपको बता रहे हैं दोस्तों। देखिए कांच का कितना होता है दोस्तों 1.5 होता है, ठीक है। और पानी का कितना होता है 1.33 होता है, ठीक है। और वायु का 1 होता है, और हीरा का जो होता है दोस्तों 2.42 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि किसका जो अपवर्तनांक है सबसे अधिक होता है, ठीक है। तो किसका अधिक हो रहा है दोस्तों, हीरा का। डी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हीरा का, यानी 2.42 इसका होता है। तो डी ऑप्शन का करेक्ट है। अगला प्रश्न मेरा दूसरा नंबर पूछा जा रहा है कि किसी प्रतिवर्ती धारा का समीकरण I बराबर जो इतना है, तो धारा का मूल औसत वर्ग यानी RMS आपको बताना है। RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट का जो मान होगा दोस्तों वह कितना होगा, ठीक है। तो दोस्तों आप रिलेशन जानते होंगे कि IRMS बराबर जो होता है वह आई नोट बटा के √2 होता है, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों आपको यहाँ पे आई नोट का जो वैल्यू दिया है दोस्तों कितना दिया हुआ है, आई नोट का जो वैल्यू है वह 200 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसी को अगर आप वैल्यू धरिएगा दोस्तों तो यहाँ पे 200 हो जाएगा और बटा में √2 हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर आप परिमेयीकरण करिएगा यानी रेशनलाइजेशन कीजिएगा दोस्तों, तो यहाँ पे दो अंडर रूट 200 दोनों साइड ऊपर नीचे गुना करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसी को अगर आप कैलकुलेट करिएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 200 √2 बटा के 2, यानी ये दोनों गुना होकर दोस्तों 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर आप काटिएगा तो कितना कट जाएगा 100 मतलब कटेगा, यानी कि 100 √2। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर जाएगा, ठीक है। कितना आया दोस्तों 100 √2 इसका राइट आंसर आ गया, ठीक है। यानी मेरा डी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अब तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि प्रतिवर्ती धारा का वर्गमूल माध्य मान और शिखर मान का अनुपात है। देखिए अल्टरनेटिंग करंट का जो RMS वैल्यू होता है और शिखर मान का अनुपात होता है उसको कितना होता है, कितने के बराबर। तो दोस्तों अभी बताएं कि IRMS बराबर जो होता है वह आई नोट बटा के √2 होता है। तो यहाँ पे देखिए शिखर मान पहले रखा रहा है, उसके बाद वर्गमूल औसत मान पहले रखा जा रहा है और शिखर मान बाद में। तो उसी तरह से आपको अरेंज कर लेना है दोस्तों, यानी कि आई आर एम एस बटा के आई नोट बराबर कितना हो जाएगा 1 बटा के √2, क्योंकि यह आई नोट को है दोस्तों बराबर के हम इस साइड ले आए तो बटा में चला आएगा। तो यही जो है आपसे पूछा जा रहा था। तो दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा दोस्तों 1 बटा के √2 हो जाएगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही दोस्तों अगर शिखर मान यानी कि पीक वैल्यू को पहले रखा जाता और RMS को बाद में, तो वहाँ पे √2 होता है आंसर, ठीक है। √2 जो कि हम पहले प्रश्न आपको करवा चुके हैं, ठीक है। तो लेकिन इसमें थोड़ा सा जो है उल्टा कर दिया गया, ठीक है। तो इसको ये मेरा बी ऑप्शन इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों चौथा नंबर पूछे जा रहा है कि एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बार बार यह प्रश्न पूछा जाता है। पूछा जा रहा है कि एक कूलम आवेश में जो होता है दोस्तों कितने इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो दोस्तों 6.25 इंटू 10 के पावर 18 होता है दोस्तों, ठीक है। कितना होता है, मेरा बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर है 6.25 इंटू 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है एक कूलम आवेश में, ठीक है। तो बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर है। इस वैल्यू को आप याद रखें दोस्तों, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए। चलिए अगला प्रश्न मेरा 5वां नंबर पूछा जा रहा है कि और गेट के लिए बुलियन व्यंजक है। दोस्तों और गेट का जो बुलियन व्यंजक होता है दोस्तों वह क्या होता है। तो दोस्तों सबसे पहले आप समझिए कि और गेट का जो सिंबल होता है वह कैसा होता है, ठीक है। तो दोस्तों और गेट का जो सिंबल होता है दोस्तों वह इस तरह
का सिंबल होता है। ठीक है, देखिए किस तरह का सिंबल होता है, इस तरह से आप कर बना लीजिएगा दोस्तों। तो इस तक इसका सिंबल हो गया इस तरह से। और यहाँ पे अगर ए और बी इनपुट दे रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पे वाई जो आउटपुट निकलता है वह ए प्लस के बी निकलता है मेरा और गेट में। ठीक है, तो देखिए कौन सा ऑप्शन में हो जाएगा, ए ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ए ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और गेट का जो बुलियन व्यंजक होता है वाई वाई बराबर ए प्लस बी होता है, तो ए ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही दोस्तों एंड गेट के अगर पूछा जाएगा तो एंड गेट का जो होता है सिंबल दोस्तों इस तरह का सिंबल होता है। और इसका जो इनपुट आउटपुट अगर ए और बी जा रहा है तो आउटपुट जो होगा दोस्तों वह कितना हो जाएगा, ए डॉट के बी हो जाएगा। ठीक है, आपको ट्रिक बताए थे कि डी से क्या समझना है, डॉट, और डी से डॉट हो गया यानी डॉट। ठीक है, तो यहाँ पे ए डॉट के बी हो जाएगा। चलिए आप इसे भी याद रखिएगा, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए अगला प्रश्न मेरा छठा नंबर पूछा जा रहा है दोस्तों कि दशमिक संख्या 20 का द्विधारी होता है। दोस्तों दशमिक संख्या 20 है, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है आपको। काफ़ी शानदार प्रश्न है दोस्तों, काफ़ी अच्छा तरह से बताएंगे ताकि आप ज़िंदगी में कभी भी नहीं भूलिएगा। ठीक है, देखिए आपको क्या करना है दोस्तों कि आपको 20 को इस तरह से लिख लेना है और दोस्तों आपको इस तरह से आपको लाइन पार लेना है। उसके बाद आपको 2 से बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए रहेगा दोस्तों, तो आपको 2 से डिवाइड लगाना है। ठीक है, और दोस्तों बाइनरी का ही आपके बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, जो कि 1-2 प्रश्न प्रत्येक साल पूछा ही जाता है। ठीक है, तो 2 से आपको डिवाइड करना है, तो कितने टाइम्स में लग रहा है, 10 टाइम्स में लग रहा है। यहाँ पे दोस्तों शेषफल हमें नहीं बचा, तो जब शेषफल नहीं बचेगा दोस्तों तो यहाँ पे 0 लिख देना है। ठीक है, फिर 2 से भागा लगाएगा तो कितना टाइम्स में लगेगा, 5 टाइम्स में लगेगा। शेषफल नहीं बचा तो यहाँ पे 0 लिख दीजिएगा। फिर 2 से भागा लगाएगा दोस्तों, कितना टाइम्स में लगेगा, 2 टाइम्स में लगेगा। शेषफल यहाँ पे नहीं बच शेषफल यहाँ पे 1 बच रहा है। ठीक है, तो एक लिख लेंगे। फिर 2 से डिवाइड लगाएंगे दोस्तों, यहाँ पे कितना 1 टाइम्स में कटेगा, पूरी कट गया, नहीं शेषफल बचा, 0 लिख लेंगे। ठीक है, और दोस्तों इस वैल्यू को आप नीचे से ऊपर क्यों लिखिएगा। ठीक है, आप हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, जिस तरह का मैंने डायरेक्शन दिया नीचे से ऊपर क्यों लिखना है, तो कितना लिखाएगा 10100। ठीक है, यानी इसको बेस में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कौन सा ऑप्शन में आपको मिल रहा है, ए ऑप्शन में मिल रहा है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो दोस्तों आप समझ गए तो इस वीडियो को लाइक नहीं किए दोस्तों, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा दोस्तों, क्योंकि काफ़ी मेहनत से आपके लिए हम वीडियो बना के लाते हैं। तो प्लीज़ अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा ताकि उन्हें भी मदद मिले। और आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। ठीक है, और दोस्तों अगर आप हमारे पुराने स्टूडेंट हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें हैं, तो आपके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, चलिए दोस्तों अब अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां नंबर प्रश्न में पूछा जाए कि ताप बढ़ने से अर्धचालक का प्रतिरोध। दोस्तों अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसका जो प्रतिरोध होता है दोस्तों, रेजिस्टेंस होता है, वह अर्धचालक में यानी सेमीकंडक्टर का बात कहा जा रहा है दोस्तों। ठीक है, सेमीकंडक्टर का अगर आपको बात कहा जा रहा है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस जो होगा वहाँ घटता है। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से दोस्तों रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होगा वह घटता है, किसमें, सेमीकंडक्टर में यानी अर्धचालक में। तो यहाँ पे बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। चालक का बात कहेगा दोस्तों, कंडक्टर का बात कहेगा तो टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ उसका प्रतिरोध का भी मान बढ़ता है। ठीक है, आप इसे भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों 8वां नंबर पूछा जाए कि जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिमाप से आधी हो जाती है उसे कहते हैं दोस्तों। प्रारंभिक परिमाप से आधा अगर हो रहा है दोस्तों कि जितने समय में, तो वह उस रेडियो एक्टिव पदार्थ का जो है दोस्तों वह अर्ध आयु होता है। ठीक है, अर्ध आयु। ठीक है, यानी बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी जितने समय में कोई भी रेडियो एक्टिव पदार्थ वह प्रारंभिक परिणाम से आधा हो जा रहा है तो उसे क्या कहते हैं, अर्ध आयु कहते हैं, हाफ ऑफ लाइफ कहते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन का करेक्ट है। अगला प्रश्न मेरा दोस्तों 9 नंबर पूछे जा रहा है कि ब्रूस्टर का नियम है। दोस्तों ब्रूस्टर्स लॉ जो है दोस्तों वह क्या है, म्यू इक्वल टू है दोस्तों tan IP है। ठीक है, म्यू इक्वल टू tan IP। देखिए कौन सा फार्मूला कौन सा ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 10वां नंबर पूछा जाए कि एमीटर का प्रतिरोध होता है। दोस्तों एमीटर का जो प्रतिरोध होता है दोस्तों वह शून्य होता है, बहुत कम होता है, बहुत अधिक होता है, अनंत होता है। तो दोस्तों बहुत कम होता है, एमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो बहुत ही कम होता है, तो बी ऑप्शन का करेक्ट है। अगला प्रश्न 11 नंबर पूछा जाए कि एक गर्म तार एमीटर मापता है। दोस्तों एक हॉट वायर एमीटर जो होता है दोस्तों वह किस चीज़ को मेजर करता है, तो दोस्तों प्रतिवर्ती धारा का मूल माध्य वर्ग को मेजर करता है, यानी RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट का मेजर करता है, तो बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर है। बार बार यह प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, आप अच्छी तरह से याद करके रखिएगा। अगला प्रश्न मेरा 12 नंबर पूछा जा रहा है कि स्वप्रेरकत्व यानी सेल्फ इंडक्शन का एसआई मात्रक है। दोस्तों सेल्फ इंडक्शन का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, कूलॉम होता है, वोल्ट होता है,
ओम सेकंड होता है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सेल्फ इंडक्शन का जो मात्रक होता है दोस्तों ओम सेकंड होता है, ठीक है, यानी सी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आप हेनरी भी जानते होंगे, वो भी इसका मात्रक होता है, ठीक है, हेनरी भी, ठीक है, और ओम सेकंड भी होता है, ठीक है, आप दोनों याद रखिएगा। तो सी ऑप्शन का करेक्ट है। अगला प्रश्न मेरा 13 नंबर प्रश्न में पूछा जाए कि किसी प्रतिवर्ती धारा का समीकरण आई बराबर इतना दिया हुआ है, तो धारा का जो आवृत्ति होगा दोस्तों वह कितना होगा। तो दोस्तों आप जानते हो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ होता है, ठीक है, और ओमेगा का वैल्यू कितना दिया है दोस्तों 200 पाई दिया हुआ है। और यहाँ पे अगर 2 पाई एफ हमें निकालना है दोस्तों, 1 पाई से 1 पाई कट गया, और ये दोस्तों 100 मरतबे कटा, यानी एफ बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों 100 आ गया, ठीक है, यानी मेरा साइकिल पर सेकंड आ गया। बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका आवृत्ति जो है दोस्तों 100 साइकिल पर सेकंड है। अगला प्रश्न दोस्तों 14 नंबर पूछा जाएगा पूरे चक्कर के लिए प्रतिवर्ती विद्युत वाहक बल का परिणामी औसत परिणामी मान होता है, यानी कंप्लीट साइकिल के लिए जो अल्टरनेटिंग करंट का जो विद्युत वाहक बल का औसत परिणामी मान होता है दोस्तों कितना होता है, तो वह शून्य होता है दोस्तों, आप हमेशा याद रखिएगा शून्य। बी ऑप्शन का करेक्ट है। अगला प्रश्न दोस्तों 15 नंबर पूछा है कि निम्न में से किस में भंवर धाराएं यानी ईडी करंट का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ईडी करंट का जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों वो किस में किया जाता है, ठीक है, रेलगाड़ियों में, चुंबकीय ब्रेक में, प्रेरणा भट्टी में, विद्युत शक्ति मीटर में, इनमें सभी में। तो दोस्तों इनमें सभी में किया जाता है, यानी डी करंट का जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों इनमें सभी में किया जाता है। तो डी ऑप्शन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न मेरा 16 नंबर पूछा जा रहा है कि द डिवाइस विच कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट, यानी वैसा डिवाइस जो अल्टरनेटिंग करंट से डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है तो उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों उसे रेक्टिफायर कहा जाता है, यानी रेक्टिफायर से हम लोग प्रतिवर्ती धारा को निर्दिष्ट धारा में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मेरा बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। दोस्तों अगर मेरा और भी दूसरे सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं दोस्तों तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। नहीं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जिस भी सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न करवाया गया है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए, तो वहाँ पर जाकर आप उसे जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न मेरा 17 नंबर पूछा जा रहा है कि एल आर परिपथ में पावर फैक्टर होती है। दोस्तों एल आर परिपथ में जो पावर फैक्टर होता है दोस्तों वह किसके बराबर होता है, ठीक है, तो दोस्तों वह आर बटा के आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर के अंडर रूट के बराबर होता है, ठीक है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में दे रहा है, मेरा बी ऑप्शन में दे रहा है, तो बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, आप हमेशा याद रखिएगा पावर फैक्टर बराबर बी ऑप्शन का करेक्ट है। अगला प्रश्न 18 नंबर पूछा जा रहा है कि प्लांक नियतांक यानी प्लांक कांस्टेंट का मान है। दोस्तों प्लांक कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है दोस्तों वह कितना होता है, तो वह 6.626 इंटू 10 के पावर -34 जूल सेकेंड होता है दोस्तों, ठीक है। देखिए कौन सा ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, आप याद रखिएगा इस वैल्यू को, ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है, प्लांक कांस्टेंट का वैल्यू पूछा जाता है आपके बोर्ड परीक्षा में, ठीक है, तो सी ऑप्शन का करेक्ट है। दोस्तों मेरा अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न पूछे जाए कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सी दृश्य भाग में होती है। दोस्तों ए ऑप्शन दे रहा है लाइमन श्रेणी, बी में दे रहा है बामर श्रेणी, और सी में दे रहा है पासन श्रेणी, और डी में दे रहा है ब्रैकेट श्रेणी। तो दोस्तों बामर श्रेणी जो होता है दोस्तों वह दृश्य भाग में होता है, बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर है। बार बार यह प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा, ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो बी ऑप्शन का करेक्ट है। अगला प्रश्न 20वां नंबर पूछा जाए कि गैल्वेनोमीटर से मापा जाता है। दोस्तों गैल्वेनोमीटर से किस चीज़ को मेजर करते हैं, धारा मापते हैं, विभवांतर मापते हैं, प्रतिरोध मापते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों गैल्वेनोमीटर से हम लोग धारा को मेजर करते हैं, ठीक है, ए ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, धारा मापी जाती है। अगला प्रश्न मेरा 21 नंबर पूछा जा रहा है कि सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है। दोस्तों सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है वह किससे मापा जाता है, वोल्ट मीटर से, आमीटर से, गैल्वेनोमीटर से, विभव मापी से। तो दोस्तों सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है वह विभव मापी से मापा जाता है, ठीक है, यानी डी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा विभव मापी, ठीक है, पोटेंशियोमीटर से सेल का विद्युत वाहक को मापा जाता है, तो डी ऑप्शन का करेक्ट आंसर। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न 22 नंबर पूछा जा रहा है कि विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, यह नियम है ओम का, जूल का, किरचॉफ का, फैराडे का। तो दोस्तों यह जो नियम है दोस्तों वह किरचॉफ का नियम है, ठीक है, यानी किसी भी पॉइंट पर जो भी करंट आ रहा है या जा रहा है उसका जो बीजगणितीय योग होता है यानी अलजेब्रिक सम होता है वह 0 के बराबर होता है। यह जो नियम दिए हैं दोस्तों वह किरचॉफ ने दिए हैं, ठीक है, तो सी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब अगला प्रश्न देखते हैं 23 नंबर प्रश्न में पूछा जाए कि किसी चालक का आवेश, दोस्तों किसी भी चालक का जो आवेश होता है दोस्तों वो क्या होता है, धारिता और विभव के गुणनफल के
या विभव और आवेश के अनुपात के या आवेश विभव के अनुपात के तुल्य और डी में दे रहा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे क्यू बराबर जो होता है दोस्तों वह सी भी होता है। ठीक है, आप रिलेशन जानते होंगे दोस्तों। तो यहाँ पे मेरा यह हो गया कैपेसिटी और यह हो गया विभव। ठीक है, यानी कि धारिता और विभव के गुणनफल के होता है। ठीक है, यानी किसी भी चालक का जो आवेश होता है दोस्तों वह धारिता और विभव के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, यानी ए ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप याद रखिएगा ए ऑप्शन का करेक्ट है। ठीक है, तो ए ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 24 नंबर पूछा जाए कि व्हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग होता है दोस्तों। व्हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग जो होता है दोस्तों वह उच्च और अल्प दोनों ही प्रतिरोध को मापन में किया जाता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन का करेक्ट है। अगला प्रश्न मेरा 25 नंबर पूछा जाए कि विद्युत वाहक बल की बीमा है दोस्तों। आपको बताना है कि ईएमएफ का जो डायमेंशन होता है दोस्तों वह क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों ईएमएफ का जो डायमेंशन होता है वह एम एल स्क्वायर टी के पावर -3 और आई के पावर -1 होता है। ठीक है, आप याद रखिएगा दोस्तों, आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी के पावर -3 आई के पावर -1। अगला प्रश्न मेरा 26 नंबर पूछे जा रहा है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल होने का कारण है दोस्तों। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का जो रंग होता है दोस्तों वह लाल दिखाई देता है। इसका कारण क्या होता है दोस्तों? तो वह जो है दोस्तों स्कैटरिंग के कारण दिखाई देता है, यानी छितराव के कारण, परिकिरणन के कारण। ठीक है, तो सी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा स्कैटरिंग। अगला प्रश्न मेरा 27 नंबर पूछा जा रहा है दोस्तों कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है। तो दोस्तों निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए जो है अवतल लेंस का व्यवहार किया जाता है, यानी बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों यही अगर आपसे पूछे दूर दृष्टि दोष को किसके लेंस से दूर किया जाता है तो वह दोस्तों उत्तल लेंस है। ठीक है, उत्तल लेंस जो है दूर दृष्टि दोष को निवारण किया जाता है, तो आप इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न मेरा 28 नंबर पूछा जा रहा है कि प्लेटों के बीच की दूरी घटने से संधारित्र की धारिता। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूछा जाए कि अगर प्लेटों के बीच की दूरी अगर घटा रहे हैं तो इसमें धारिता जो होगा संधारित्र का वह क्या होगा, उसके कैपेसिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों कैपेसिटी का जो रिलेशन होता है और प्लेटों के बीच का डिस्टेंस का वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि अगर आप डिस्टेंस को अगर आप कम करिएगा तो उसका जो कैपेसिटी होगा दोस्तों वह क्या हो जाएगा, वह इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, यानी एक को बढ़ाइएगा तो एक बढ़ाइएगा तो एक घटेगा और एक घटेगा तो एक बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा क्या आंसर हो जाएगा, यहाँ पे ए ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बढ़ती है। ठीक है, अगर आप दूरी को कम करते हैं तो उसका जो कैपेसिटी होगा वह बढ़ती है। ठीक है, ए ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ए ऑप्शन का करेक्ट है। अगला प्रश्न मेरा 29 नंबर पूछा जा रहा है कि द्वितीयक इंद्रधनुष प्राथमिक इंद्रधनुष से होता है। तो दोस्तों इंद्रधनुष जो होता है, रेनबो होता है दोस्तों, वह दो प्रकार का होता है। ठीक है, पहला एक प्राइमरी हो गया यानी प्राथमिक इंद्रधनुष, एक दूसरा द्वितीयक इंद्रधनुष। ठीक है, तो दोस्तों प्राथमिक इंद्रधनुष जो होता है ज़्यादा साफ दिखता है दोस्तों। आपको याद रखना है दोस्तों, जो प्राइमरी इंद्रधनुष रेनबो होता है वह ज़्यादा साफ दिखता है द्वितीयक इंद्रधनुष के अपेक्षा में। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि द्वितीयक इंद्रधनुष प्राथमिक इंद्रधनुष से होता है, धुंधला होता है, साफ होता है, दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अभी जस्ट बताएं कि धुंधला होता है। ठीक है, यानी ए ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा 30 नंबर पूछा जाए कि स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ने से फ्रिंज की चौड़ाई। दोस्तों अगर स्रोत और पर्दे के बीच का जो दूरी है दोस्तों यानी डी है दोस्तों, अगर आप इंक्रीज कर रहे हैं तो फ्रिंज की जो चौड़ाई होती है वह क्या होती है, बढ़ती है दोस्तों। ठीक है, बढ़ती है, क्योंकि दोनों में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी होता है। ठीक है, तो मेरा बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा 31 नंबर पूछा जाए कि चालक में ताप बढ़ने से प्रतिरोध का मान होता है। दोस्तों जस्ट आपको हम पहले बताएं दोस्तों कि चालक में अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करिएगा तो उसका जो रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा दोस्तों वह भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा 32 नंबर पूछा जाए कि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। दोस्तों वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है दोस्तों वो क्या होता है, अधिक होता है, कम होता है, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है वह अधिक होता है, यानी ए ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा अधिक। अगला प्रश्न मेरा 33 नंबर पूछा जा रहा है कि चालकों के जाल से धारा प्रवाह संबंधित समस्याओं को समझने के लिए किस नियम का उपयोग होता है। यानी दोस्तों चालकों का जो जाल से संबंधित जो भी प्रश्न समस्याएं होती है दोस्तों उसको समझने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है, ओम के नियम, किरचॉफ के नियम, जूल के नियम या फैराडे के नियम। तो दोस्तों किरचॉफ का नियमों से जो है चालकों का जाल संबंधित जो समस्याओं को समझने के लिए उपनियम का उपयोग किया जाता है। तो बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा किरचॉफ के नियम। अगला प्रश्न दोस्तों 34 नंबर पूछा जाए कि प्रकाश में साबुन का बुलबुला रंगीन प्रतीत होता है,
यानी दोस्तों लाइट में जो साबुन का बुलबुला होता है दोस्तों रंगीन चमचमाता हुआ नजर आता है। ठीक है, इसका कारण क्या है? ध्रुवन है, छितराव है, अपवर्तन है या प्रकाश के व्यतिकरण है? तो दोस्तों प्रकाश के व्यतिकरण के कारण जो है दोस्तों साबुन का जो बुलबुला होता है वह चमकता हुआ नजर आता है। ठीक है, यानी रंगीन प्रतीत होता है। ठीक है, रंगीन यानी सभी कलर का प्रतीत होता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकाश के व्यतिकरण से। अगला प्रश्न मेरा 35 नंबर पूछे थे कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश रहता है? दोस्तों प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर जो होता है दोस्तों कितना आवेश रहता है? तो दोस्तों 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब के बराबर होता है। ठीक है, तो देखिए कौन सा ऑप्शन में दे रहा है? तो मेरा टी ऑप्शन में दे रहा है, यानी एक इलेक्ट्रॉन पर जो होता है दोस्तों चार्ज होता है इतना होता है। ठीक है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। तो डी ऑप्शन का करेक्ट है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छी तरह से याद रखिएगा। अगला प्रश्न मेरा 36 नंबर पूछे प्रकाश के छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिन्हें कहते हैं? दोस्तों प्रकाश जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है जिन्हें क्या कहा जाता है? तो उसे कणिका कहते हैं दोस्तों, कणिका, फोटोन्स कहते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा कणिका। अगला प्रश्न मेरा 37 नंबर पूछा जा रहा है कि 1 HP यानी हॉर्स पावर बराबर होता है दोस्तों 1 HP जो बराबर होता है दोस्तों वो किसके बराबर होता है? तो दोस्तों वह 746 वाट के बराबर होता है। ठीक है, 746 वाट के बराबर होता है। तो कौन सा ऑप्शन में दे रहा है? सी ऑप्शन में दे रहा है। तो सी ऑप्शन का करेक्ट आंसर है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, अच्छी तरह से याद रखिएगा। अगला प्रश्न मेरा 38 नंबर पूछा जा रहा है कि प्राथमिक रंग का उदाहरण है। दोस्तों प्राइमरी कलर का जो उदाहरण है दोस्तों वह क्या है? तो दोस्तों BGR याद रखना है। ठीक है, यानी बी से मेरा ब्लू हो गया, जी से मेरा ग्रीन हो गया और आर से रेड हो गया। ठीक है, तो देखिए लाल हरा नीला यानी बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्राइमरी रंग का जो उदाहरण है दोस्तों लाल हरा नीला है, यानी बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो गया। अगला प्रश्न 39 नंबर दोस्तों 39 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कार्बन प्रतिरोध में लाल रंग का कोड मान होता है। दोस्तों कार्बन प्रतिरोध होता है उसमें लाल रंग का जो कोड का मान होता है दोस्तों वह कितना होता है? तो दोस्तों 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 5 होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह 2 होता है। ठीक है, कितना होता है? 2, यानी सी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। चलिए अगला प्रश्न 40 नंबर पूछे जा रहा है कि गैल्वेनोमीटर में शंट लगाने से इसकी सुग्राहिता। दोस्तों अगर आप गैल्वेनोमीटर लगा रहे हैं तो अगर गैल्वेनोमीटर में शंट लगा रहे हैं तो उसका जो सुग्राहिता होगा दोस्तों वह क्या होगा? बढ़ जाती है, घट जाती है, अपरिवर्तित रहती है, पहले बढ़ती है और बाद में घटती है? तो दोस्तों यह मेरा लास्ट प्रश्न है और दोस्तों लास्ट प्रश्न आपको कमेंट करना होता है दोस्तों। तो आप इस प्रश्न का आंसर आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, आप कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों, उसका रिप्लाई हम जरूर करेंगे। ठीक है, कि आपका आंसर सही है या गलत। ठीक है, तो आपका कमेंट का इंतजार रहेगा। तो फाइनली दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको दोस्तों हम फिजिक्स का 40 महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए हैं दोस्तों, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, काफ़ी सिलेक्टेड प्रश्न है दोस्तों, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में इससे 100% प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, इससे जो भी प्रश्न आपको याद नहीं होगा दोस्तों आप उसे एक बार कॉपी में नोट करके जरूर याद कर लीजिएगा, नहीं तो 1 से 2 बार आप इस वीडियो को देख लीजिए, आपको पूरा प्रश्न अच्छी तरह से याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। ठीक है, चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी तरह से आप लोग मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए ताकि जो आपका टारगेट है दोस्तों 450 प्लस मार्क्स लाना उसे पूरा कर सके। ठीक है, तो आप लोग इसी तरह से मेहनत करते रहिएगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।